Hello everyone, welcome to our channel. Myself Anshul Sharma, Physics faculty from Srijan Institute. Today, I am not going to teach you anything, but I will show you some links between the chapters which are very important as per JEE and NEET point of view. Before starting this session, I would like to tell you that this session will be very helpful for those who are already under revision period. अगर आप सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, तो ये टेक्निक आपका काफ़ी सारा टाइम बचा सकती है. Before starting that, I would like to tell you that you must be very good at basic maths. Basic maths से मेरा मतलब है आपका ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, फंक्शंस, ये काफ़ी अच्छे से क्लियर होना चाहिए. आपसे वेक्टर काफ़ी अच्छे से सॉल्व होना चाहिए. अगर आप इतना कर लेते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा है वो है ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इनमें क्या रिलेशन है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. जब आप ग्रेविटेशन स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ आप लोग पढ़ते हैं वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को. जो इंपॉर्टेंस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की है वही सेम इंपॉर्टेंस कूलॉम्स लॉ की है. दोनों में क्या मेन डिफरेंस है वो आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सिर्फ अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, जबकि कूलॉम फोर्स अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों नेचर का हो सकता है. आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को. तो आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं ड्यू टू वेरियस ऑब्जेक्ट्स एट वेरियस पॉइंट्स. सिमिलरली आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की वजह से डिफरेंट पॉइंट पर. आप यहाँ पर स्फीयर के लिए पढ़ते हैं, हॉलो स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, किसी रॉड के लिए पढ़ सकते हैं, किसी रिंग के लिए पढ़ सकते हैं. तो ये सारे स्ट्रक्चर्स ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, वही सेम स्ट्रक्चर्स आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ेंगे. तो काफ़ी सारी सिमिलरिटीज आपको वहाँ पर फॉर्मूले में भी मिलेगी. एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो काम वहाँ पर मास करता है वही सेम टू सेम मास काम यहाँ पर चार्ज करता है. लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं चार्ज के दो प्रॉपर्टीज होती है, दो करेक्टरिस्टिक होती है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. अगर और आगे आप देखेंगे तो इसमें आपको ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल मिलेगा, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा. यहाँ पर आप वर्क डन निकालते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में, यहाँ पर भी आप वर्क डन निकालते हैं लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में. पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर भी आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं. तो ऐसी काफ़ी सारी सिमिलरिटीज आपको इन दोनों चैप्टर्स में मिलेगी. और जब आप इनको करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो सिर्फ ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्ट पर आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे. तो चलिए आगे चलते हैं. अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक वर्ड और लिखा है मैग्नेटोस्टैटिक्स. तो क्या रिलेशन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स में निकाल सकते हैं उसकी बात हम लोग करते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो काम नेगेटिव चार्ज करता है वही काम यहाँ पर साउथ पोल करता है. जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉजिटिव चार्ज करता है वही काम यहाँ पर नॉर्थ पोल करता है. ऑब्वियसली चैप्टर्स अलग हैं, फील्ड अलग होगी. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक्स में मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं ड्यू टू स्टेशनरी मैग्नेट. तो प्रॉपर्टीज तो दोनों फील्ड की अलग अलग होती है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक रिलेशन बताना चाहता हूं कि साउथ पोल नेगेटिव चार्ज की तरह, नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज की तरह वहां पर आपको ऐसा कुछ बिहेवियर शो करता हुआ दिखेगा. इसके आगे आप लोग पढ़ेंगे कि आप यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल को, यहाँ पर आप पढ़ते हैं मैग्नेटिक डायपोल को. यहाँ पर भी आप टॉर्क को निकालते हैं, यहाँ पर भी आप टॉर्क फाइंड आउट करते हैं. आप वर्क फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैसे ही आप वर्क फाइंड आउट करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसी मैग्नेट पर. तो ऐसी बहुत सारी सिमिलरिटीज आपको यहाँ पर भी मिलेगी, स्पेशली डायपोल के केसेस में. चलिए आगे चलते हैं. जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है वो है हीट ट्रांसफर और करंट इलेक्ट्रिसिटी का. हीट ट्रांसफर ऑब्वियसली 11th का एक टॉपिक है, जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. क्या क्या इनमें रिलेशन है वो हम लोग देखते हैं. तो जब आप हीट ट्रांसफर चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां पर आप एक टर्म पढ़ेंगे हीट करंट को. वैसे ही यहाँ पर आप जानते हैं ऑब्वियसली क्या पढ़ना है. आप पढ़ते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. जो काम यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस करता है वही सेम काम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस करता है. रेजिस्टेंस ऑब्वियसली दोनों में सेम होते हैं, लेकिन डिपेंड्स करता है कि वो किस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी के बारे में आप बात कर रहे हैं. तो रेजिस्टेंस के केस में तो बड़ी सिंपल सी कहानी होती है. अदरवाइज मैं आपको एक रिलेशन बता चुका हूँ कि यहाँ पर हीट करंट होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट होगा, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो वही काम यहाँ पर कौन करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस. दोनों में एक चीज़ और कॉमन है कि जब आप हीट ट्रांसफर के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो प्रॉब्लम्स आपको जंक्शन रूल की याद दिलाएगा. तो वही आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में उसको बहुत वास्ट लेवल पर पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी उसके कंसेप्ट को आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं. व्हीटस्टोन नेटवर्क करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसा ही कुछ नेटवर्क आप लोग यहाँ पर रॉड्स के लिए फॉर्म कर सकते हैं. इसके अलावा आप यहाँ पर सीरीज पैरेलल कनेक्शंस पढ़ते हैं रेजिस्टेंस के, सेम टू सेम सीरीज पैरेलल कनेक्शन आप लोग यहाँ पर रॉड्स के लिए पढ़ेंगे या फिर स्लैब्स के लिए पढ़ेंगे. तो रेजिस्टेंस का केसेस दोनों में एक जैसे ही रहेंगे. सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर दोनों जगह पढ़ना पड़ेगा. तो आप अगर हीट ट्रांसफर करते हैं या करंट पढ़ते हैं तो दोनों को एक साथ पढ़िए, ये मेरा सजेशन है. तो उससे आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट्स कॉमन मिल जाएंगे.
आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा वेव्स एंड साउंड। तो अगर आप वेव्स पढ़ें तो यहाँ पर आप वेव्स के लिए इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, सुपरपोजिशन पढ़ेंगे, सेम टू सेम चीजें आप लोग फिर से कहाँ जाकर पढ़ेंगे, 12th में वेव ऑप्टिक्स में। आप ऑलरेडी वेव्स को पढ़ चुके हैं तो उसके सारे कंसेप्ट आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा फॉर्म होता है, वो सारे कंसेप्ट यहाँ पर कॉमन मिलेंगे। साउंड में आप लोग पढ़ते हैं डॉपलर इफेक्ट को, लेकिन वो साउंड के लिए होता है, जबकि यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स में आप डॉपलर इफेक्ट पढ़ते हैं वो EM वेव्स के लिए होता है। तो यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट के कुछ फॉर्मूले भी वैसे कुछ आपको कॉमन मिल सकते हैं। तो जब आप वेव्स करेंगे तो साथ में किसको करना चाहिए, आपको वेव ऑप्टिक्स को करना चाहिए। तो आपका 11th का और एक 12th का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 4th जो टॉपिक है वो देखिए बहुत ही माइनर सा रिलेशन है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा उनके में कनेक्शंस हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले लिख के रखा है कि बहुत ही माइनर सा उनमें रिलेशन होता है। ये क्या है, तो जब आप कैपेसिटेंस पढ़ते हैं तो कैपेसिटेंस एक्चुअली क्या है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक रिलेटेड टर्म है। उसके अंदर एक टॉपिक आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई और नीट के लिए। तो जब आप कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो वैसे ही कुछ कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर इंडक्टेंस के केसेस में भी मिलेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कैपेसिटेंस क्या है, वो प्रॉपर्टी कैपेसिटर की, जबकि इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर। आप कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए। कैपेसिटर क्या है, ऑब्वियसली इट इज अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने का काम आता है। वैसे इंडक्टर क्या करता है, वो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करने का काम आता है। तो जब आप LC ऑसिलेटर्स पढ़ेंगे तो इन दोनों का आप देखेंगे कि दीज एनर्जीज आर इंटरकन्वर्टिबल इनटू ईच अदर। तो ये कैपेसिटर और इंडक्टर जब आप पढ़ेंगे तो इसमें भी काफ़ी सारी सिमिलरिटीज आपको मिलेगी, लेकिन ये बहुत ही माइनर सा केसेस है। जैसे कि जब आप एनर्जी पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल, तो जब एनर्जी आप फाइंड आउट करते हैं कैपेसिटर की तो क्या लिखते हैं फॉर्मूला, हाफ CV²। तो वैसे ही एक फॉर्मूला यहाँ पर भी निकल कर आता है हाफ LI²। ऑब्वियसली ये वोल्टेज की टर्म में रिलेट होता है और ये करंट की टर्म में रिलेट होता है। तो जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इनको, अदरवाइज आप कैपेसिटेंस को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ पढ़ेंगे तो भी सही रहेगा। चलिए अब कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत ही कॉमन चैप्टर्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो आप ऑलरेडी जानते हैं, फिजिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। यही सेम टू सेम चैप्टर या टॉपिक आप थर्मोडायनामिक का केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, लेकिन ऑब्वियसली सब्जेक्ट ही अलग हो गया तो कुछ डिफरेंस होगा ही ना। तो मेन डिफरेंस जो आपको याद रखना है वो क्या है कि इनका मेन डिफरेंस होता है साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन फिजिक्स और केमिस्ट्री के थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो आप पढ़ते टाइम इनका स्पेशली ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आप जो लॉज यहाँ पर पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गैले-सॉक्स लॉ, डाल्टन, ग्राहम, ये सारे के सारे लॉज आप कहाँ पर पढ़ेंगे, अगेन केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो थर्मोडायनामिक का, वो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक साथ कवर करना चाहिए और दोनों में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही आप जानते हैं 12th फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है क्या, मॉडर्न फिजिक्स। इसके अंदर 3 से 4 चैप्टर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूक्लियर फिजिक्स इसमें अंदर पूरी इंक्लूड होती है। तो मॉडर्न फिजिक्स के को जब आप पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छे से कर लेना चाहिए। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे, बोहर्स मॉडल करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे, तो वो सारे कंसेप्ट उठकर कहाँ आ जाएंगे, आपके मॉडर्न फिजिक्स में आ जाएंगे। तो इन दोनों चैप्टर्स को जब आप साथ करते हैं तो ऑब्वियसली आपका काफ़ी सारा टाइम बच सकता है। डेफिनेटली सब्जेक्ट अलग है तो कुछ ना कुछ डिफरेंट तो आपको मिलेगा ही, लेकिन फिर भी जब आप करेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम आपका यहाँ पर बच सकता है। तो इसके अलावा यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे सिंपल और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने यहाँ पर लिए हैं जिनको आप खुद से भी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पहला मैंने लिया है वो है यूनिट्स, मेजरमेंट एंड एरर्स। ये बहुत ही एक बेसिक चैप्टर है और ये चैप्टर आपको 11th का फर्स्ट या सेकंड में ही आपको पढ़ा दिया गया होगा। फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में ही आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट उठा लिया गया होगा। तो ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जेईई मेंस, एडवांस दोनों के लिए या फिर नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। जो सेकंड टर्म है वो है, जो सेकंड चैप्टर है वो है इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी के बारे में भी आप जानते हैं कि मेंस एडवांस दोनों के अंदर पूछा जाता है, नीट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बच्चा अगर ठीक से पढ़ेगा, स्टूडेंट ठीक से पढ़ेगा तो इस चैप्टर को वो खुद से भी काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकता है, प्रिपेयर कर सकता है। एक चीज़ और, सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट्स, ये डेफिनेटली सिर्फ मेंस का है, एडवांस में इसमें से सवाल नहीं आते हैं। तो मेंस या नीट लेवल पर इसमें से 1 या 2 सवाल आ जाते हैं, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर आपको डायोड, ट्रांजिस्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए, साथ ही लॉजिक गेट्स का आपको बहुत अच्छे से यूज़ आना चाहिए, बुलियन फंक्शंस आपको अच्छे से आना चाहिए, डी मॉर्गन थ्योरम आपको आना चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आई कैन क्लेम दैट इट कैन कवर एटलीस्ट 35% वेटेज ऑफ जेईई एंड नीट। तो इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। ये सारे चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
कई बार सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक में ज़्यादा आ जाते हैं तो थर्मो में से कम आते हैं, या थर्मो में से आ जाते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स में से कम हो जाते हैं। तो ये मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दीज आर द की रोल्स ऑफ फिजिक्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू।